एरिज़ोना के सूखे, वीरान इलाकों में, लाल मिट्टी के बीचों बीच एक बूढ़ा किसान अकेला रहता था। उसका खेत जितना बड़ा था, उतना ही दूर था, आसपास न कोई घर, न कोई पड़ोसी। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में ठंडी, सूनी हवाएं उस जगह को और भी सुनसान बना देती थीं। लेकिन इस वीराने के बीच उसकी एक बात बहुत मशहूर थी, उसकी फसल पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन होती थी। लोग मीलों दूर से उसके खेत पर आते, सुनहरे रंग की मकई की बालियों को देखते, और हैरानी से पूछते, यहाँ पानी भी कम है, मिट्टी भी सख्त है, फिर भी फसल इतनी परफेक्ट कैसे? बूढ़ा किसान हमेशा एक ही जवाब देता, और उसकी आंखें कहते वक्त थोड़ी सिकुड़ जाती, ये सब मेरे बिजुके की वजह से है। वही मेरी रक्षा करता है। कोई चिड़िया, जानवर, बल्कि कोई इंसान भी पास नहीं आता। लोग हंसकर इसे मजाक समझते, पर बूढ़ा किसान कभी नहीं हंसता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता होती, मानो वह सच में अपने बिजुके से डरता हो, या उसका सम्मान करता हो। बिजुका, जिसे उसने खुद बनाया था। उस बिजुके के बारे में पूरे इलाके में अफवाहें फैल चुकी थीं। कुछ कहते, वो बिजुका रात में हिलता है। कुछ कहते, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। और कुछ लोग कसम खाते कि उन्होंने उसे खेत की पगडंडी पर चलते देखा है। किसान हमेशा इन बातों को नजरअंदाज करता, पर उसके व्यवहार में एक अजीब सी सावधानी झलकती थी। बिजुका वाकई असामान्य था, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, इंसानों से भी ज्यादा ऊंचा। किसान ने उसकी बाहें और पैर इतने लंबे बनाए थे कि वे हवा में हिलकर किसी बड़े पेड़ की शाखाओं जैसे लगते। दूर से देखने पर लगता कि खेत के बीच कोई विशाल आकृति खड़ी है, और अक्सर कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ियां दूर से ही दुम दबाकर भाग जाते। सबसे खतरनाक हिस्सा, उसका सिर। बिजुके का सिर उसने एक बेहद बड़े कद्दू से बनाया था। वह कद्दू बाकी कद्दूओं जैसा नहीं था, उसकी सतह पर काली उभरी हुई नसें चलती थीं, मानो वह जिंदा हो। जब किसान ने उस पर चेहरा तराशा, तो वह चेहरा इतना कुरूप, इतना विकृत और अस्वाभाविक निकला कि कभी कभी किसान खुद भी उसे देखकर सिहर उठता था। आंखें गहरी, गोल, और भीतर जाने वाली थीं। मुंह इतना चौड़ा था कि लगता था कोई चीख हमेशा के लिए पत्थर में जम गई हो। और उस सिर के पीछे एक हल्की सी दरार थी, जैसे किसी ने अंदर से बाहर की ओर धक्का मारकर उसे फोड़ने की कोशिश की हो। दिन में भी हवा उस बिजुके के कपड़ों में ऐसे सरसराहट पैदा करती कि लगता कोई फुसफुसा रहा हो। और रात में अक्सर किसान अपने पुराने लकड़ी के घर में बैठा हुआ सुनता था, धीरे धीरे घास रौंदने की आवाजें। मानो कोई भारी चीज खेत में चल रही हो। कभी कभी उसे लगता, बिजुका अपने स्थान से थोड़ा हटकर खड़ा है। पर वह खुद को समझा देता, हवा होगी, सिर्फ हवा। लेकिन बूढ़े किसान के मन में एक डर धीरे धीरे घुल चुका था, उस डर का नाम था बिजुका। उसे पता था, उसकी फसल अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि बिजुका चिड़ियों को डराता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि बिजुका खेत की रक्षा करता है। और जो चीज रक्षा करती है, कभी कभी वही सबसे पहले हमला भी करती है। किसान के खेत के ठीक बगल में दो भाई रहते थे, जॉश और हैरोल्ड। दोनों का स्वभाव एक जैसा था, काम से जितना दूर रह सके उतना अच्छा। वे खेती करते थे, पर बस दिखावे के लिए। दिन भर दारू, ताश और झगड़े में समय बर्बाद करते। शाम होते ही उनकी जमीन पर सूखी मिट्टी उड़ने लगती, जैसे वह खुद शिकायत कर रही हो कि उसकी देखभाल कोई नहीं करता। इन दोनों की फसल हमेशा खराब रहती थी, कभी कीड़े खा जाते, कभी जानवर रौंद देते, और कभी मिट्टी फसल को थाम ही नहीं पाती। लेकिन जब भी वे किसान के खेत की ओर देखते, उन्हें गुस्सा और जलन से पेट में आग सी महसूस होती। किसान की फसल मानो सोने की तरह चमकती थी। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदल गई। फिर एक दिन दोनों ने शराब पीते हुए सोचा, अगर इस बूढ़े का खेत बर्बाद हो जाए, तो ये बेचारा इसे बेचने को मजबूर हो जाएगा। और हम इसे खरीद कर मोटा पैसा कमाएंगे। उनकी आंखें लाल थीं, दिमाग लालच और शराब से धुंधला। और उसी धुंधलेपन में उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। रात गहरी थी। एरिज़ोना की ठंडी हवा खेतों में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला साया जमीन पर सरकता जा रहा हो। जॉश और हैरोल्ड ने चेहरे ढक लिए।
हथियार के नाम पर एक जंग लगा चाकू और एक खाली बोरा लिया। वे किसान के खेत की ओर चुपके से बढ़े। फसल के बीच सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मानो कोई अदृश्य चीज उन बालियों को किनारे कर रही हो ताकि दोनों भाई रास्ता बना सकें। वे बिजुके के पास पहुंचे। वह अंधेरे में खड़ा था, अचल, विशाल, और फिर भी लगा जैसे वह उन्हें घूर रहा हो। हेरोल्ड फुसफुसाया, यार, ये करीब से और भी बड़ा लगता है। जॉश ने धीरे से बिजुके का कद्दू वाला सिर छुआ। वह ठंडा नहीं था, अजीब तरह से गर्म था, जैसे किसी जीवित प्राणी की त्वचा। एक पल के लिए दोनों रुक गए। हवा में सड़ी चीजों जैसी बदबू फैल गई, लेकिन लालच डर से बड़ा था। वे बिजुके को खींचकर जमीन से अलग करते गए। उसके लंबे हाथ, जो लकड़ी के डंडों में जड़े थे, टूटते हुए ऐसे चटके जैसे सूखी हड्डियां टूटी हो। और बिजुका जमीन पर गिरा तो धूल के साथ एक भारी सी कराह उठी। जॉश को भ्रम हुआ कि उसने कुछ सुना, मानो बिजुका धीरे से फुसफुसाया हो, मत ले जाओ। लेकिन हेरोल्ड ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये तो बस लकड़ी और कपड़ा है। दोनों उसे घसीटते हुए ले गए और अपने घर के अंदर की पुरानी, टूटती अलमारी में ठूंस दिया। अलमारी बंद करते समय भी वह दरवाजा आसानी से बंद नहीं हुआ, किसी भारी चीज ने अंदर से दबाव डाल रखा था। अगली सुबह, किसान का टूटा हुआ दिल। सुबह होते ही किसान ने खेत में कदम रखा। जैसे ही उसने देखा कि बिजुका अपनी जगह पर नहीं था, उसके पैर कांप गए। फसल पर काले काले चूहे दौड़ रहे थे, कौवे एक एक बालियों को नोच रहे थे। ये पहली बार था जब किसान की फसल इतनी तेजी से बर्बाद हो रही थी। वह भागकर खेत के बीच पहुंचा, लेकिन हर दिशा से बस एक ही आवाज आ रही थी, कुतरने की, फाड़ने की, निगलने की। किसान वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर जॉश और हेरोल्ड अपनी जमीन से उसे देख रहे थे, हंसते हुए, खुशी से हाथ मलते हुए। कुछ देर बाद बूढ़ा किसान उनके पास आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, आवाज कांप रही थी। क्या तुमने मेरा बिजुका देखा है? उसके प्रश्न में सिर्फ चिंता नहीं थी, उसमें उम्मीद भी थी कि शायद किसी ने मजाक किया हो। जॉश और हेरोल्ड ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हेरोल्ड बोला, हमें नहीं पता, बूढ़े। शायद हवा उड़ाकर ले गई होगी। उनकी मुस्कुराहट में क्रूरता थी, एक ऐसी क्रूरता जो देखने वाले की रीढ़ में ठंडक भर दे। किसान सिर झुकाकर वापस अपने घर की ओर चलता गया। उसकी चाल में थकान नहीं, हार थी। लेकिन जॉश और हेरोल्ड यह नहीं जानते थे कि जिस चीज को उन्होंने अलमारी में बंद किया है, वह किसी लकड़ी के पुतले की तरह शांत नहीं रहती। वह जाग सकती है। उसका इंतजार बहुत कम होता है। और उसके लौटने का तरीका, वह हमेशा खूनी होता है। उस रात जॉश और हेरोल्ड देर तक करवटें बदलते रहे। कमरा बिल्कुल शांत था, मगर दोनों के दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था, बिजुके का बड़ा, विकृत कद्दू सिर। जैसे उसकी आंखें अब भी उन्हें देख रही हों, जैसे उसके होंठ बंद होने के बजाय और चौड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। हेरोल्ड ने कई बार आंखें बंद की, पर हर बार अंधेरे में वही चमकती, खोखली आंखें उभर आती। जॉश बार बार पसीना पोंछता, हालांकि कमरे में हवा चल भी नहीं रही थी। दोनों महसूस कर रहे थे कि कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा जिसे वे स्वीकारना नहीं चाहते थे, पर जिसे नजरअंदाज करना अब उनके बस में नहीं था। जब रात और गहरी हो गई, और चारों ओर की खामोशी भारी होने लगी, तभी हेरोल्ड उठकर बैठा और दांत भींचकर बोला, जब तक वो सिर हमारे घर में रहेगा, मुझे नींद नहीं आने वाली। जॉश ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। दोनों डर, गुस्से और बेचैनी में अलमारी की तरफ गए। अलमारी खोलते ही एक ठंडी, सड़ी हुई हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर गंदी, बासी सांस छोड़ी हो। फिर भी उन्होंने बिजुके को बाहर निकाला। वो लकड़ी और तिनकों से बना था, लेकिन उसे उठाते समय ऐसा लगा जैसे वे किसी इंसान को खींच रहे हों। वह भारी था, अजीब तरीके से भारी, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा पकड़कर रखा गया हो। हेरोल्ड ने बेसबॉल बैट उठाया। जॉश ने बिजुके का बड़ा, कद्दू जैसा सिर पकड़कर आगे किया। पहला प्रहार करते ही एक अजीब, गीली आवाज आई, जैसे कोई कच्ची हड्डी टूटे।
दूसरा प्रहार, तीसरा, कद्दू के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। लेकिन जैसे जैसे सिर टूट रहा था, कमरे में किसी की धीमी सिसकियां जैसे गूंज रही थीं। दोनों ने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। अंत में सर पूरी तरह चूर चूर हो गया। वे टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने चले गए। टुकड़े फेंकते समय जॉश को एक टुकड़े पर अजीब नाखून जैसी खरोंच दिखी, मानो किसी ने अंदर से उसे खुरचा हो, लेकिन उसने उसे झट से फेंक दिया। दोनों भाई अब कुछ संतुष्ट थे। उन्हें लगा उन्होंने डर का कारण खत्म कर दिया। वे वापस अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया और तेजी से सो गए। लेकिन आधी रात होते होते कमरे के बाहर से एक धीमी सी आवाज आने लगी, जैसे किसी ने अपने लंबे कठोर नाखूनों से लकड़ी की सतह को धीरे धीरे कुरेदना शुरू किया हो। हेरोल्ड ने नींद में ही बड़बड़ाया, तुम कुत्ते को बाहर रखना भूल गए क्या? जॉश की आवाज कांप गई, हमारे पास कोई कुत्ता नहीं है। दोनों एक झटके में पूरी तरह जाग गए। कमरा ठंडा हो चुका था, इतना ठंडा कि उनकी सांसें सफेद भाप में बदल रही थीं। अब सिर्फ खरोंचने की आवाजें नहीं थीं, दरवाजे के पीछे कोई भारी चीज रगड़कर चल रही थी, जैसे कोई लंबा, ऊंचा, असामान्य शरीर दरवाजे के ऊपर झुककर उसकी चौखट को छू रहा हो। जॉश ने डरते हुए फुसफुसाया, कोई चोर। हेरोल्ड ने सिर हिलाया, चोर ऐसे नहीं चलते। तभी दरवाजा जोर से खुल गया, धड़ाम, और दरवाजे की दरार से सबसे पहले अंदर घुसी किसी इंसान की बाह नहीं, बल्कि तिनकों से भरी हुई एक लंबी, रेंगती हुई बाह। इतनी लंबी कि वह फर्श पर घिसट कर आधा कमरा पार कर गई। दोनों के चेहरे का खून सूख गया। दूसरी बाह भी अंदर आई, धीमी, कांपती हुई, और किसी जिंदा चीज की तरह मुड़ती फिरती। फिर दरवाजे की चौखट से दो भयावह, लकड़ी जैसे लंबे पैर अंदर आए, और उनके सामने उनकी सांसें थम गईं। सिर के बिना बिजूका खड़ा था, ऊंचा, टूटा हुआ, और पहले से भी ज्यादा जीवित। हेरोल्ड बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था कि एक ठंडी, तिनकों से भरी हुई लंबी पकड़ उसके पैर के चारों ओर लिपट गई। ये पकड़ कसती ही जा रही थी, इतनी तेज कि उसकी त्वचा तड़कने लगी, नाखून नीचे की ओर मुड़ गए, और उसकी चीख कमरे में गूंज गई। जॉश, जॉश, मेरी मदद करो। उसकी आवाज कच्चे मांस में फंसी हड्डी की तरह कांप रही थी। लेकिन जॉश डर से जड़ हो गया था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे, और वह हेरोल्ड की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। जब उसने देखा कि बिजूका अब हेरोल्ड को खींचते हुए अपने सीने की ओर ला रहा है, उसके भीतर का डर किसी जानवर की तरह उछल पड़ा। वह चीखा और दरवाजे को धक्का देकर बाहर भाग गया, सड़क की तरफ, अंधेरे की तरफ, जहां भी बचने की कोई उम्मीद हो। पीछे से हेरोल्ड की आखिरी चीख आई, फिर अचानक एक गहरी, चुभती हुई आवाज, और सब कुछ खामोश। जॉश सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, दिल छाती में ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। अंधेरे में उसका पूरा शरीर धूल और पसीने से भर गया। वह तब तक दौड़ा, जब तक सामने किसान का घर नजर नहीं आया, पुराना, चरमराता, हमेशा की तरह अजीब तरह से शांत। किसान बाहर खड़ा था, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान इंसान की नहीं थी। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई जानता हो कि जो भी आने वाला है, उसे वह देखने वाला ही नहीं, बल्कि भोगने वाला है। क्या हुआ जॉश? किसान की आवाज अजीब तरह से शांत थी, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। जॉश लड़खड़ाती आवाज में बोला, वो बिजूका, वो हेरोल्ड को मार। लेकिन उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ कि अचानक जमीन हिलने लगी, एक भारी चीज के तेजी से दौड़ने की आवाज से। जॉश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और उसकी सांसें वहीं रुक गईं। बिजूका दौड़ रहा था। हाँ, वह दौड़ रहा था, लंबे लंबे कदमों के साथ, ऐसे जैसे उसकी लकड़ी की टांगों में अब हड्डियां और मांस भर गया हो। उसकी लंबी तिनकों वाली बाहें जमीन को छूती हुई आगे बढ़ रही थीं, जैसे वह चार पैरों पर चल रहा हो। और जब वह चांदनी में आया, तो जॉश ने वह चीज देखी जिसने उसकी आत्मा तक जमा दी। बिजूके के पास अब नया सिर था। टूटा हुआ कद्दू नहीं, न लकड़ी, न कपड़ा, बल्कि हेरोल्ड का सिर। हाँ, वही चेहरा जो अभी कुछ देर पहले जिंदा चीख रहा था।
अब उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था, बस काली, गहरी, खाली गुफाएं। मुंह आधा खुला था, मानो चीख वहीं ठहर गई हो। और सिर बिजुके के कंधे से ऐसे जुड़ा था जैसे वह हमेशा से वहीं होना चाहता था। हेरोल्ड का गला जहां से टूटा था, वहां से ताजा खून अब भी टपक रहा था, और बेजुका उसके सिर को ऊपर नीचे हिलाते हुए जॉश की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। जॉश पीछे हटने लगा, लेकिन किसान ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। किसान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वह इस क्षण का बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। किसान धीरे से बोला, बिजुका सिर्फ उन लोगों से सिर लेता है जो खेत से विश्वासघात करते हैं। और तभी बिजुका जॉश पर झपट पड़ा। जॉश की आखिरी चीख रात की ठंडी हवा में घुल गई। अगली सुबह किसान अपने खेत में खड़ा था। चिड़ियां फिर से दूर थीं, कौवे कहीं नजर नहीं आते थे। और बिजुका, वह अपनी पुरानी जगह पर वापस खड़ा था, फिर से उतना ही ऊंचा, उतना ही भयानक। लेकिन इस बार उसके कंधों पर एक नया सिर था, जॉश का सिर। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा भय में जमे भावों से टेढ़ा पड़ चुका था। पर अब वह बिजुका का हिस्सा बन चुका था, स्थायी तौर पर। कुछ दिनों बाद लोगों को दोनों भाइयों के गायब होने की खबर मिली। किसान ने सिर्फ इतना कहा, रात में कोई शोर नहीं सुनाई दिया। धीरे धीरे पूरे इलाके में अफवाह फैल गई, किसान के खेत से चोरी मत करना, उसके बिजुके को सिर पसंद है। और जब उसे नया सिर मिलता है, वह शांत होकर अपनी जगह लौट जाता है। लोग कहते हैं, आज भी एरिज़ोना की ठंडी रातों में बिजुका कभी कभी अपना सिर घुमाता है, मानो अगला सिर ढूंढ रहा हो। और अगर कोई उसके खेत के पास गलत इरादा लेकर जाए, तो बिजुका उस इंसान के पीछे आता जरूर है।